रहमानिर्रहीम, गुड इवनिंग और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है जिसमें हम आपकी लाइव कॉल्स देते हैं। आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है, आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो आपके मसाइल हैं, जो आपका मसला है, उस सिलसिले में गाइड कर सकूँ। हमेशा की तरह प्रोग्राम के शुरू में चंद बातें ज़रूर रिपीट करूँगा। सबसे पहले ये नाज़रीन कि जब आपकी कॉल आप करते हैं और आपकी कॉल थ्रू होती है तो बराए मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले और डिस्टर्बेंस के हमारी आपसे बात हो सके। उसके अलावा अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हमारे कॉलर्स जो हमें कॉल करते हैं उन सारों की कॉल्स दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स दे सकें। तो बराह मेहरबानी अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आप मुझे कॉल करते हैं और मुझसे बात होती है तो मेरी कोशिश होती है कि जितना भी वक्त मुझे इजाज़त देता है मैं आपको आपके जो लीगल प्रॉब्लम है उस सिलसिले में गाइड कर सकूं। लेकिन चूँकि वक्त कम होता है और इस तरह टेलीफोन पे टीवी पे डिटेल में बात नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी कन्फ्यूजन से बचने से बेहतर है कि कोई भी अपना अगला स्टेप उठाने से पहले आप किसी वकील के पास, मुझसे बात करने के बावजूद भी इस प्रोग्राम में किसी वकील के पास जाकर अपना प्रॉब्लम डिटेल में ज़रूर डिस्कस कर लिया करें ताकि कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तो ये तो नाज़रीन वो बातें हुई जो कि मैं हर प्रोग्राम में रिपीट करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की वसातत से आपको जो ख़ास तौर पे यूके के इमिग्रेशन कवानीन है उस सिलसिले में काफ़ी हेल्प हो रही होगी। जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं इमिग्रेशन से मुतल्लिक, आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बताऊं। तो और वक्तन फ़वक्तन जो इमिग्रेशन यूके इमिग्रेशन कवानीन में जो अपडेट्स आती रहती हैं तो मैं वो भी वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम में बताता रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है और इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। पिछले चंद प्रोग्रामों में मैंने जिक्र किया था रेफरेंडम के बाद से, जो EU रेफरेंडम हुआ था उसके बाद से जो सिचुएशन डेवलप हुई थी कि बहुत से लोगों को ये डर था, ख़ास तौर पे वो लोग जो यूरोपियंस हैं या यूरोपियन डिपेंडेंट्स हैं कि उनके साथ क्या होगा। अभी तक सिचुएशन वही है, यानी कि यूके जो है वो पार्ट ऑफ EU है, तो किसी किस्म की कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र ये ज़रूर किया था कि अगर आपका जो राइट ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे ड्राइव होता है EU नेशनलिटी से या उसकी डिपेंडेंसी की बेसिस पे, तो वो आपको ज़रूर चाहिए कि आप उस सिलसिले में एप्लीकेशन अपनी कर दें, क्योंकि जब एक मरतबा आपको उस सिलसिले में वीज़ा या रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो कल को यूके गवर्नमेंट की अगर कोई भी पॉलिसी आती है तो आम तौर पे जिन लोगों के पास ये कार्ड, रेजिडेंस कार्ड या यहाँ पे रहने की इजाज़त होगी, तो मेरे ख़्याल में उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अभी कुछ कहना एग्जैक्टली मुश्किल है कि यूके गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा आम तौर पे वो लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग या उनके डिपेंडेंट्स जो हैं और उनके पास अगर यहाँ का रहने की परमिशन भी है और वीज़ा है, तो उनको मेरे ख़्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने एप्लीकेशन नहीं की हुई इस सिलसिले में और आप EU रेजिडेंट, EU सिटीज़न हैं या आप EU सिटीज़न के डिपेंडेंट हैं, तो अगर आपको अभी स्टेज पे आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो फ्यूचर के लिए मेरे ख़्याल में बेहतर है कि अभी से अगर आप एप्लीकेशन कर लें ताकि फ्यूचर में आपको कोई मसला ना हो। तो ये तो एक जनरल सी बात होगी। अब हम प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं और देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं जी अकरम बोल रहा हूँ लंदन से। जी अकरम क्या साहब, है आपके ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए अकरम साहब, आप कैसे हैं और क्या सवाल आपका? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं Tier 1 जनरल पर हूँ और इंडेफिनेट अप्लाई करूँगा नवंबर में।
लेकिन मेरी बीवी भी मेरे साथ डिपेंडेंट है, उन्होंने भी 5 साल पूरे कर लिए, लेकिन उनके 5 साल नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैंने होम ऑफिस फोन किया था, तो मैंने उन्हें पूछा कि भाई मैं अगर अपनी मिसिस का मैं सेपरेट अप्लाई कर लूँ सितंबर में और मैं खुद नवंबर में करूँ तो ऐसा पॉसिबल है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, और आप उनके लिए सेट ओ यूज करेंगे। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि ये इंफॉर्मेशन ठीक है या क्योंकि वो कस्टमर सर्विस पर लोग होते हैं, मालूम नहीं कि वो जी। ठीक इंफॉर्मेशन दे रहे आपके हैं या 5 साल कब पूरे हो रहे हैं? नवंबर दिस ईयर? नवंबर दिस ईयर या। और हाँ आपकी जी। वाइफ के कब पूरे हो रहे हैं? उनके सितंबर में 5 साल पूरे हो जाएंगे मेरे डिपेंडेंट Tier 1 जनरल यानी पे। कि अगले साल सितंबर? नो दिस ईयर। नहीं, आपके 5 साल अगर नवंबर में पूरे हो रहे हैं तो उनके सितंबर में पहले किस तरह पूरे हो रहे हैं? नहीं, हम दोनों के सितंबर में ही पूरे हो रहे हैं, लेकिन हमारा पास जो वीजा है वो नवंबर तक है और मेरी इनकम अभी पूरी नहीं है, जिसकी वजह से मैं नवंबर में करूंगा। लेकिन हमें जो पहला Tier 1 इनिशियल मिला था वो सितंबर जी। 2011 में लेकिन मिला लेकिन था। लेकिन आपकी वाइफ का वीजा कब तक वैलिड है? मेरे मेरे तक वैलिड है नवंबर तक ही। तो आप ये चाह रहे हैं कि पहले आप वाइफ के लिए अप्लाई करें सितंबर में और फिर नवंबर में आप अपने लिए अप्लाई करें? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी, मेरे हिसाब से तो ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें आपकी वाइफ जो है आपकी आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है। जब आपकी एप्लीकेशन हुई नहीं इंडेफिनेट की, तो आप अपनी वाइफ की पहले एप्लीकेशन किस तरह कर रहे हैं? वो मैंने उनसे पूछा है होम ऑफिस वालों से, वो कहते हैं कि आपका इंडेफिनेट होना ना होना जरूरी नहीं है, उनके पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर 5 साल पूरे हो गए हैं तो वो अपना सेपरेट इंडेफिनेट अप्लाई कर जी, सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट हैं। अगर वो जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे जो डिपेंडेंट वो एप्लीकेशन जो कर रही हैं उसका लिंक आपकी एप्लीकेशन के साथ है। अगर आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ होती है फॉर सम रीज़न, तो उनकी एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ होगी, तो क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए वो अपने 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 कोई इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं अप्लाई कर रही। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो उसमें ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है। उसलिए बेहतर ये है कि जब आप अपने लिए अप्लाई करें तो फिर आप उनके लिए भी उस वक्त अप्लाई करें। और मुझे भी कोई रीज़न भी समझ नहीं पड़ रहा कि आप अभी क्यों उनका अप्लाई करना चाह रहे हैं जब अपना आप नवंबर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। नहीं, वो जी उनके 5 साल पूरे हो गए, फॉर्म में ऐसा लिखा है सेटो में, और ये कंफर्म भी किया होम ऑफिस ने कि आप कर सकते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो इसलिए जी। आपसे पूछा कि मैं शायद देखें, आप ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन देखें। ठीक है या जी नहीं, इसलिए फोन जी, किया। बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल कर सकते हैं 5 साल जब पूरे हो जाते हैं आप लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपकी वाइफ आप पे डिपेंडेंट है। अगर आपको वीज़ा मिलेगा तो आपकी वाइफ को मिलेगा। अगर आपको वीज़ा आप पॉइंट पूरे नहीं करते तो आपकी वाइफ जो है वो क्वालिफाई नहीं करेंगी इंडेफिनेट के लिए। इस बेसिस पे किसी और कैटेगरी में जाएं या डिफरेंट, वो दैट्स समथिंग एल्स, लेकिन इस बेसिस पे जो बात हो रही है उस पर क्वालिफाई नहीं करेंगी। तो अगर वो आपके साथ लिंक्ड हैं तो आप वो पहले किस तरह अप्लाई कर सकती हैं और आप बात किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बेहतर ये है कि जब आप अपना अप्लाई करेंगे नवंबर में तो तभी उनका भी अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी नाम मैं नहीं बताना ठीक है, चाहती। कोई बात तो नहीं। जी, आप अपना सवाल बता दें। मैं क्वेश्चन मेरा है आपसे ये कि मेरी ना पहले डिवोर्स हुई थी, मेरे 2 बेटे हैं, तो मैंने दूसरी शादी निकाह सिर्फ किया है, रजिस्टर नहीं किया है। तो वो लड़का जो है ना मेरे साथ ठीक नहीं है पिछले 1 ईयर से ना। तो अभी मेरी प्रेगनेंसी होगी, मेरी ड्यू है ना नेक्स्ट मंथ। तो वो मुझे बड़ा ब्लैकमेल करता है कि तुम मुझे वीजा नहीं दोगी तो मैं बच्चे के सर पे ले लूंगा। तो मैंने ये कहना था कि ये मेरे बच्चे के उस पे क्लेम कर सकता है? देखें, बच्चे के बेसिस पे बिल्कुल वो एप्लीकेशन कर सकता है। वो होना ना होना बात की बात है, लेकिन बिल्कुल अगर किसी का कोई ब्रिटिश बच्चा है यहाँ पे और उससे वो मिलता भी नहीं, है। वो जी उसका तो अपना HSMP का वीजा जो है ना कोर्ट में लड़का हुआ है, लेकिन उसके बैरिस्टर ने उसको कहा है कि तुम बेबी की ड्यू तक वेट करो तो फिर हम तुम्हारा बेबी पे। लेकिन मैं तो उस देखें उससे तो मेरे साथ धोखा किया है ना। देखें, वो वो तो एक मुंह अलग पे इशू मुझे है। साफ जी कहता है कि जी मैं तो बच्चे से वीजा लूंगा, मुझे तो सिर्फ वीजे में इंटरेस्ट था। तो ये तो देखें उसने मेरे जी साथ, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इस कंट्री में रहे अब।
देखें बात ये है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, मैं वो तो आपको नहीं यहाँ पे एडवाइस कर सकता, लेकिन एक जनरली अगर किसी का कोई ब्रिटिश बच्चा है और उससे वो मिलता भी है या उससे उसके पास मिलने का राइट भी है, तो ऐसी सूरत में उस बेसिस पे वो अप्लाई कर सकता है। अब अगर उन्होंने आपके साथ धोखा किया या नहीं किया वो तो एक लंबी सिचुएशन है। बर्थ सर्टिफिकेट में नाम अगर नहीं लिखूं तो वो फिर देखें अगर मुश्किल हो सकती है। बर्थ सर्टिफिकेट में आप अगर उनका नाम नहीं भी लिखते तो अगर वो डीएनए के लिए वो जाता है कोर्ट में, तो और डीएनए होता है और बच्चा ये प्रूव होता है कि उसी का है, तो फिर ऑब्वियसली वो बात वही हो जाती है ना। मेरा मशवरा ये है कि आप इस चीज़ पे ज़्यादा रिलाई मत करें कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ अगर धोखा हुआ है या आप उसके साथ खुश नहीं हैं तो वो तो एक अलग इशू है ना, आप उसके साथ मत रहें या जो भी। अब इस चीज़ को तो अगर बच्चा उसका है तो इस चीज़ को तो आप डिनाई नहीं कर सकती ना कि बच्चा उसका है। तो यहाँ पे इस मुल्क के कानून के हिसाब से बच्चे को, अगर किसी का बच्चा है तो उसका फादर और मदर दोनों का राइट है कि वो उससे मिलें। फादर का भी उतना ही राइट है कि वो बच्चे से मिले अगर बच्चा उसका है। लेकिन ये एक लंबा एक प्रोसीजर है जिसमें ऑब्वियसली कोर्ट सारा कुछ देखेगी। आपने जो सवाल किया है बहरहाल उस हवाले से मैंने जिस तरह के जवाब दिए कि अगर बच्चा किसी का यहाँ पे हो और उससे वो बच्चे को मिलने का राइट भी हो तो वो फिर उस बेसिस पे एप्लीकेशन जो है वो कर सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मोहसिन बात कर रहा हूँ मैं एंडोवर से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा स्पाउस वीज़ा पे था मैं इधर, तो मेरा स्पाउस वीज़ा मेरा आज मुझे जो है वो फर्दर लीव टू रिमेन, आई जस्ट गॉट द पेपर्स बैक, तो बीआरपी कार्ड भी मुझे मिल गया है 2 days 3 days बिफोर, लेकिन पासपोर्ट के ऊपर मेरा स्टिकर नहीं है। सो इज दैट ओके? देयर इज अ न्यू रूल नाउ, दे नहीं, पासपोर्ट के ऊपर तो पासपोर्ट। जी हेलो जी पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगता, वो आपको बीआरपी कार्ड देते हैं। तो बीआरपी कार्ड के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं पाकिस्तान में? जी बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, आप देते ही वो बीआरपी कार्ड है। अच्छा, और एक और क्वेश्चन है, मैंने आइल्स जो मैंने दुबई से किया हुआ था मेरा एक्सपायर हो गया था, अभी वो ऑब्वियसली मैंने फर्दर लीव टू रिमेन में किया है तो वर्क हो गया है, यही सेम हम अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के टाइम भी? नॉर्मली 2 years के लिए वैलिड होता है। नहीं, मैंने क्योंकि पूछा था मेरा ऑलरेडी, क्योंकि मैंने फर्दर आपने ऑलरेडी किया हुआ किया है ऑन द बेसिस ऑफ माय आइल्स व्हिच आई डिड फ्रॉम दुबई, तो दुबई से मैंने किया था, वो भी मेरा चला है ऑब्वियसली, मुझे डॉक्यूमेंट वापस मिल गए हैं, मेरा फर्दर लीव टू रिमेन हो गया है, मुझे आज ही वापस मिला है। देखिए ऑब्वियसली फिर यही आइल्स मेरा चल सकता है फॉर द इंडेफिनिट लीव एज वेल। आप जरा मेरी बात भी सुन लें प्लीज, कि देखें होता ही है कि जो आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है तो वो वही रिक्वायरमेंट चलती है इंग्लिश की, जो कि आपने अगर आपने पहले एक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को मीट किया हुआ है तो आपको फिर दोबारा से आपका वही चल जाता है। तो चूँकि आपने शुरू में किया था और वो आप रिक्वायरमेंट मीट करते थे तो दोबारा वो चल गया। A1 की रिक्वायरमेंट है एक्सटेंशन के वक्त और इनिशियल एप्लीकेशन के वक्त। जो इनडेफिनिट के लिए वो है वो B1 की रिक्वायरमेंट है, और B1 के लिए फिर जो है वो उस वक्त वैलिड होना चाहिए जो आपका। तो मेरे ख्याल में आपको जब आप इनडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको B1 या उसके इक्विवेलेंट इंग्लिश का जो है वो शो करना पड़ेगा वैलिड। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आपके इधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।